नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी खास पेशकश इम्तिहान ज़रूरी है में आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट के फॉर्मूले के बाद अब परीक्षा के भी एक नए फॉर्मूले के साथ सामने आया है और इस फैसले की वजह भी कोरोना महामारी ही है। क्या है ये फॉर्मूला, कितना प्रैक्टिकल है और एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। अब सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं के छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देनी होगी। कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव कर दिए हैं। जिस पैटर्न को बोर्ड अपनाएगा उसे देखकर यह साफ है कि इस बार बोर्ड महामारी की वजह से छात्रों के मूल्यांकन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ और इस विषय पर चर्चा भी होगी। कोरोना संक्रमण कब खत्म होगा और कब स्कूल खुलेंगे, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लिहाजा सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है। महामारी के दौर में इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने पर मजबूर हुए सीबीएसई ने अब अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 के लिए पहले से तैयारी कर ली है। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं और 12वीं के लिए स्पेशल असेसमेंट स्कीम की घोषणा की। बोर्ड ने तय किया है कि नए सत्र में परीक्षाएं 2 टर्म में होंगी। ये जरूर है कि दोनों ही टर्म परीक्षाओं के पेपर बोर्ड ही बनाएगा। इसका नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होगा। अब ये जान लीजिए कि नए परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव होगा। इन 2 टर्म में हर परीक्षा में 50% सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे, यानी 50% सिलेबस टर्म 1 में और बचा हुआ 50% टर्म 2 में पूछा जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी, वहीं दूसरे टर्म की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल तक कराई जाएंगी। टर्म 1 के पेपर मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन पर आधारित होंगे, तो बोर्ड पेपर तैयार करके स्कूलों को भेजेगा। ये टर्म एग्जाम 90 मिनट के होंगे। अगर दोनों टर्म होते हैं तो रिजल्ट में दोनों का वेटेज रहेगा। सिर्फ टर्म 2 में स्कूल खुले तो रिजल्ट में टर्म 1 का वेटेज कम रहेगा। सिर्फ टर्म 1 स्कूल में हो तो टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट पर रिजल्ट बनेगा, और दोनों टर्म में स्कूल बंद हुए तो टर्म के साथ इंटरनल मार्क्स से रिजल्ट तैयार होगा। यानी सीबीएसई ने पिछली बार से सबक लेकर इस बार महामारी को देखते हुए महातैयारी की है, ताकि इस सत्र में बच्चों का मूल्यांकन वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर हो सके। बहरहाल अब यह समय ही बताएगा कि इस बार अपनाए गए पैटर्न में कौन सा टर्म अपनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टर्म 1, टर्म 2, किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, किस तरह से पेपर होंगे। टर्म 1 को वेटेज कब ज़्यादा मिलेगा, टर्म 1 को वेटेज कम कर दिया जाएगा। इन्हीं कुछ सवालों से जुड़े जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे और आज इसके लिए हमने जो ख़ास मेहमानों को अपने साथ स्टूडियो में आमंत्रित किया है उनसे आपका तारुफ करा दूं। पीके पाठक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है पाठक साहब आपका। नमस्कार। सुब्रता दास स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं। स्कूल इस कोरोना महामारी के दौरान कई चुनौतियों से गुजरे हैं, हालांकि अभिभावकों का ये मानना है कि चुनौतियां उन्हें ज़्यादा थीं। आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम सुब्रता दास से टटोलने की कोशिश करेंगे। दोनों का बहुत स्वागत है। पाठक साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। इससे पहले जब हमने सीबीएसई बोर्ड का फैसला देखा था, उसमें उन्होंने रिजल्ट को लेकर एक फार्मूला बनाया था। हालांकि वो बात पुरानी है, हम उस पर चर्चा पहले अपने इस प्रोग्राम में कर चुके हैं। अब एक नया फार्मूला आया है। एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, एग्ज़ाम किस तरह से लिए जाएंगे, इस फार्मूले को आप किस तरह से देखते हैं बतौर शिक्षाविद? क्या कुछ आपको इसके मेरिट्स और अगर कोई डीमेरिट इसमें नज़र आता है? तो आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें मेरिट तो सबसे ज़्यादा है, डीमेरिट्स कम है। मेरिट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर में जब 10th 12th का एग्ज़ाम ना हुआ तो कब होगा, किस तारीख को होगा, बच्चे आधा इस तरफ आधा उस तरफ। लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। आई एम थैंक्स टू द चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड कंट्रोलर कि इन्होंने बहुत पहले ये डिक्लेयर कर दिया। लास्ट ईयर में क्या हुआ था, इनको सिलेबस भी रिड्यूस करना पड़ा था क्योंकि एंड ऑफ द ईयर इनको पता लगा कि हम लोगों को सिलेबस रिड्यूस करना है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। लेकिन इस साल सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, पहले से ही बता दिया
स्कूल विल गो फॉर द ऑनलाइन एंड परीक्षाएं में माने सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कटौती नहीं की क्योंकि इस परीक्षा के साथ में दूसरी परीक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्होंने कोई कटौती नहीं की। और जो उन्होंने अभी नया टर्म 1 टर्म 2 जो आपने अभी बताया इम्तिहान वाला, वो बहुत सही डिसीजन है। आई मस्ट थैंक्स टू द सीबीएसई बोर्ड, माने एम्पल ऑफ टाइम कि इन्होंने जो भी किया, इससे क्या पेरेंट्स भी पहले पता लग जाएगा, बच्चों को भी पता पहले लग जाएगा, टीचर्स को भी पता लग जाए, एवरीबडी विल कम टू नो कि यस आई हैव टू डू दिस। चलिए कि यही बात बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव नज़र आ रही है कि बोर्ड ने इस बार बहुत पहले इस तमाम फार्मूले को क्लियर कर दिया है। पिछली बार भी फार्मूला आया था लेकिन ज़रा देर से आया था और उसके बाद कुछ बच्चों में उस फार्मूले को लेकर मायूसी भी देखने को मिली थी। दरअसल 11-12 के जो मार्क्स का वैल्यूशन ऐड करने की बात की गई थी, उसमें कई बच्चे जो शायद 11th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, उन्हें इस फैसले से काफ़ी मायूसी हाथ लगी थी। हम इस पर दोबारा जाएंगे और अब कुछ मेहमानों से इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुब्रता दास साहब की तरफ आना चाहूँगा। अभिभावकों से इस पूरे कोरोना काल में एक ही शिकायत देखने और सुनने को मिली कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, सेटिस्फाई नज़र नहीं आए। शिकायतें बहुत सी थीं, कभी मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलता, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, या किसी का बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो स्क्रीन के उस तरफ बैठता है। वो टीचर भी हो सकती है, वो वाइस प्रिंसिपल भी हो सकती हैं, वो प्रिंसिपल भी हो सकती हैं, वो प्रोफेसर भी हो सकती हैं। किस तरह के चैलेंजेस सुब्रता दास ने बतौर टीचर फेस किए, या सुब्रता दास का जो स्टाफ है, उनकी टीम है जी, किस तरह के प्रैक्टिकल दिक्कतें आपने भी फेस की इस कोरोना काल और ख़ासकर ऑनलाइन स्टडी को लेकर? देखिए सोहेल जी, ये बहुत ही इस बार जो ऑनलाइन एकदम से जो डिसीजन आ गया कि भाई ये महामारी शुरू हो गई, इसके कारण सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, तो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस की हैं इसमें, क्योंकि कई सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी टेक्निकल लाइन नहीं जानते हैं, बहुत सारे टीचर्स। तो ऐसे में उन्होंने इस चीज़ को नए तरीके से सारा अपनाया, उन्होंने सीखा कि भाई कैसे उनको कंप्यूटर चलाना है, पहली चीज़ कैसे वो वर्चुअल क्लासेस डिलीवर करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी और इसमें कई सारे टीचर का मैं आपको बताऊं कि उनके हाथ से जॉब भी चला गया, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि वो वर्चुअल क्लासेस कैसे लेंगे, कैसे वो पढ़ाएंगे। तो फिर भी बहुत मेहनत की टीचर्स ने और कोशिश की कि अपने आप को उस ब्लेंडेड लर्निंग, जिसको हम बोलेंगे ब्लेंडेड लर्निंग, उसमें उन्होंने अपने आप को टेक्निकली चीज़ें सीखी और क्लासेस लेना उन्होंने शुरू किया। लेकिन चैलेंजेस तो थे, क्योंकि कई सारे बच्चे, जैसे पेरेंट्स का भी जॉब छूट गया तो वो लोग गांव में चले गए। तो गांव में जब चले गए तो बच्चे भी उनके साथ में चले गए। अब बच्चों के पास में डिवाइस की कमी होने से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते थे। लेकिन सेशन तो पूरा हमको कवर करना ही था, हमको अपना सिलेबस भी डिलीवर करना ही था, वो सारी चीज़ें थी। तो ऐसे में पेरेंट्स के साथ भी दिक्कत है और टीचर्स के साथ में बार बार दिक्कत आ रही कि टीचर्स पेरेंट्स को कॉल करता है, बच्चों को कॉल करता है कि भाई आप लोग क्लासेस अटेंड करिए, किसी भी तरीके से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। तो इसमें क्या हुआ कि जो क्लास स्ट्रेंथ थी वो भी काफ़ी घट गई, क्योंकि सब लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह के चैलेंजेस टीचर्स ने फेस किए। सेकेंडली, जैसे क्लास जब फिजिकली स्कूल होते थे तो बच्चे स्कूल में आते थे, टीचर्स उनको क्लास में लेक्चर डिलीवर करती थी, उनके कॉपीज चेक कर लेती थी, सब कुछ हो जाता था। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम ये हो गया कि हर चीज़ हमको डिजिटली अपने पास में सेव करना पड़ रहा है। तो कई सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जिनके पास में केवल मोबाइल है, जिनके पास में लैपटॉप्स नहीं हैं। तो टीचर्स ने इसमें भी काफ़ी दिक्कतें फेस की। वहाँ पे उनको क्वेश्चन पेपर भी तैयार करना और ऑनलाइन एग्जाम्स लेना है तो क्वेश्चन पेपर्स उसके अकॉर्डिंग तैयार करना जी। और क्लास शुरू करते हैं तो बच्चे कैमरा अपना स्विच ऑफ कर देते, कई बार बच्चों को टीचर्स की आवाज़ नहीं जाती, या कई बार टीचर बच्चों को नहीं सुन पाता। तो ये सारी दिक्कतें तो हम लोगों ने, मैं सारे टीचर्स के बिहाफ पे बोलूँगी कि सबने फेस किया ये चीज़। तो बिल्कुल, दरअसल मेरे बच्चे भी छोटे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और जो कुछ चैलेंजेस का जिक्र आप कर रही थी वो उसको भी मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा। क्लास शुरू होने के 15 मिनट बाद तक
एक ही हमारे घर में आवाज़ गूंजती है सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। तो वो 15 मिनट तक गुड मॉर्निंग की खत्म नहीं होती। बिल्कुल। पाठक साहब, एग्ज़ाम्स और ख़ासकर 12th की बात मैं आपसे करूँ जी, कितने महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो जाते हैं, हम इन्हें स्किप तो किसी हाल में नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो एवोल्यूशन है, जो मूल्यांकन का सिस्टम है, दरअसल उसमें भी कसावट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th के बाद भविष्य के लिए जो रास्ते खुलते हैं उसमें हम देखते हैं कि कभी कभी 0.01% से भी लोग अपनी पसंद की स्ट्रीम से चले जाते वंचित रह जाते हैं या छूट जाते हैं। ऐसे में 12th कितनी ज़रूरी, 12th का एग्ज़ाम पूरी ताकत के साथ कितना ज़रूरी, और जो एवोल्यूशन सिस्टम है उसकी मजबूती कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, 12th बोर्ड ये बच्चों की ज़िंदगी का सबसे अहम रिजल्ट है जी। इसके ऊपर टोटली उनकी ज़िंदगी टिकी हुई है। आज 12th का एग्ज़ाम जो हमने इस बार जो सिस्टम अपनाया था 30-30-40 जी। इसमें कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम करवाए, और सीबीएसई बोर्ड ने ये डिसीजन ले लिया है कि अगर कोई बच्चा हमारे इससे खुश नहीं है वो अगस्त में एग्ज़ाम दे सकता है जी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, इसमें बच्चे अपनी जी जान लगा देते हैं। क्योंकि ये अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कहीं भी मैनिट में या दिल्ली यूनिवर्सिटी या श्री राम कॉलेज कहीं भी एडमिशन लेने जाए, आपने जो अभी एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 0.01% से भी बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो बच्चे इसके लिए 12th में अपनी पूरी जी जान लगाते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं कि मैं किसी भी अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन मिल जाए, एंड ये टोटल ये बेस्ड ऑन 12th बोर्ड। जी। तो इसमें इवैल्यूएशन जो सीबीएसई करती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐसे नहीं है कि सीबीएसई ने किसी को भी बिठा दिया कि आप पेपर इवैल्यूएट कर दिए। दे आर ऑल ट्रेन टीचर, दोज हु आर इवैल्यूएटिंग द पेपर्स। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है, क्योंकि आजकल सीबीएसई बोर्ड ने बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया कि आप अपनी कॉपी निकलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे कॉपी में टीचर ने नंबर कम दिए हैं ये, तो आप उसको निकलवा के दोबारा रीवैल्यूएट करवा सकते हैं। सीबीएसई अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स भी समझ गए कि अब सीबीएसई को बोर्ड को बोलने का मौका ही नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बिकम द ट्रांसपेरेंट फॉर द स्टूडेंट एंड दे ऑलवेज लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स। वो बच्चों को बहुत ध्यान से नज़दीक से देखते हैं कि बच्चों का भविष्य हमेशा अच्छा रहे। बिल्कुल, और शायद इसीलिए सीबीएसई की जो साख है पाठक साहब, वो पूरे देश में बरकरार है। आज भी लोग अगर ये मानते हैं कि उनका बच्चा सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई कर रहा है, तो वो काफ़ी हद तक पढ़ाई, सिलेबस, एवोल्यूशन को लेकर निश्चिंत रहते हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि सीबीएसई टोटली बेस्ड एनसीईआरटी की सिलेबस फॉलो करती है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वो इसलिए क्योंकि वही लोग सब कुछ करिकुलम वगैरह सब वही बना के देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट और सीबीएसई, एनसीईआरटी एंड सीबीएसई दोनों मिलके काम करते हैं बच्चों के हित के लिए, जी, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो। ठीक, लौटता हूँ, कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर आपसे चर्चा करूँगा। सुब्रता दास जी, हमें अक्सर ये लगा कि ऑनलाइन पढ़ाई जब से हुई, अब टीचर्स को ना तो सुबह तैयार होकर स्कूल जाना है, ना वहाँ से वापस लौटना है, और स्कूल के भीतर जो कुछ भी रजिस्टर टीचर्स के पास होते थे, अब वो सब उनको फाइल नहीं करना है। अक्सर कॉपीज़ के बंडल और जो पैकेट्स हैं वो लेकर टीचर इधर उधर घूमती रहती थीं और स्टाफ रूम में बैठकर कॉपीज़ चेक करती रहती थी। हमें लगता है कि टीचर्स को उन सारी चीज़ों से निजात मिल गई है, इसलिए टीचर्स का बर्डन बहुत कम हो गया। लेकिन मैं समझना चाहूँगा सुब्रता दास से, दरअसल उस लैपटॉप के पीछे बैठी, उस मोबाइल के पीछे दूसरे सिरे पर बैठी उस टीचर अभी भी किस तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतों से जूझ रही हैं। ऐसा लगता है कि टीचर्स इन सब चीज़ों से निजात पा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ उनको वो जो कॉपीज़ के जो बंडल दिखते थे स्कूल में, वो बंडल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन घर पे बैठ के वो हर बच्चे को होमवर्क दे रही है, उनको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट सब कुछ करने के लिए पूरा टास्क जैसा पहले हुआ करता था वैसा अभी भी है, वो उनको देना पड़ता है। और बच्चों से हम लोग बोलते हैं कि भाई इस डेट तक आपको ये सबमिशन करना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि परेशानी टीचर्स की है कि सारे बच्चे उस चीज़ को टाइम से सबमिट नहीं करते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें डिजिटली हमारे पास जब आती हैं तो नेचुरली टीचर्स के पास में वो स्टोरेज वाला फैसिलिटी जो है
सब टीचर्स के पास, जैसा मैंने पहले बोला, लैपटॉप नहीं है, उसकी सुविधा नहीं है, मोबाइल है, तो टीचर कितने हद तक, कहाँ तक उन चीज़ों को डिजिटली अपने पास में सेव करके रखेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। प्लस कॉपी जब होती थी सामने, उसको चेक करना बहुत आसान होता था, लेकिन जो पीडीएफ जब बच्चे भेजते हैं उसका करेक्शन वाकई बहुत दिक्कत वाला है। बहुत टीचर्स ने उसको बहुत मुश्किल से सीखा है। अभी भी मैं कहूँगी कि हर टीचर उस चीज़ को नहीं सीख पाया है, सब लोग नहीं कर पाते, मुश्किल है ये चीज़ करना। पर हाँ, तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि उनका ये बर्डन कम हो गया, उल्टा मैं ये बोलूँगी कि कई मामले में बर्डन बढ़ गया है टीचर्स का ऑनलाइन टीचिंग के समय। अच्छा, टीचर के पास अच्छा मोबाइल है या नहीं ये एक दूसरी बात है, लेकिन जिस बच्चे ने अपने मोबाइल से खींचकर फोटो भेजे हैं, मान लीजिए वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कैमरा खराब है और धुंधली पिक्चर्स भेजी, तो फिर उसको पढ़ना, समझना और करेक्शन करना एक अपने आप में चुनौती है। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, हम लोग फेस करते हैं। तो सारे बच्चे भेज भी नहीं पाते हैं, बच्चों के पास में डिवाइस की कमी है, और कई घरों में जहाँ 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनके पास तो क्लासेस अटेंड करना भी एक समस्या हो जाती है, क्योंकि डिवाइस ही नहीं है, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पढ़े कैसे। तो समस्याएं तो बहुत हैं। बिल्कुल, दोनों तरफ से समस्याएं हैं। दरअसल ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष इसमें बहुत रिलैक्स स्थिति में नहीं। अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि टीचर्स तो भी, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता है, घर में बैठ के वो लोग पढ़ाते हैं, तो ठीक है, घर पे बैठ के पढ़ाते हैं, लेकिन उनके चीज़ें कम नहीं हुई हैं, कहीं से कहीं तक उनका टीचिंग ये सब कम नहीं हुआ है। पाठक साहब, पिछले साल से लेकर अभी तक एक मसला बड़ा लगातार है और सुर्खियों में छाया हुआ है, और वो फीस को लेकर है जी। अब हालांकि सीबीएसई बोर्ड इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसका काम सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न या फिर रिजल्ट पैटर्न को लेकर बात करना होता है। फीस का मामला जब आकर अटकता है तो लोग सरकार की तरफ मुंह उठाकर उम्मीद से देखने लगते हैं, राज्य सरकार की तरफ देखते हैं। और मध्य प्रदेश में तो हमने ये तक देखा कि अभिभावक हाई कोर्ट तक पहुंच गए, हाई कोर्ट में भी कई तरह के फैसले आए। कैसे आप दोनों तरफ की परेशानियों को देखते और समझते हैं पाठक साहब? देखिए, ऐसा नहीं है कि अभिभावक भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में हैं, क्योंकि आप इस बात को जवाब में नज़रअंदाज ना कीजिएगा कि कोरोना काल में कईयों के व्यवसाय ठप हो गए, कईयों की नौकरियां चली गईं। दूसरी तरफ स्कूल की भी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। किस तरह से आप दोनों पक्ष रखेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, हम दोनों पक्ष रखते हुए बात कर रहे हैं जी। ये तो बात जब से पैंडेमिक आया है तब से बहुत लोगों की जॉब चली गई जी, बहुत लोग कोविड में आ गए, न कोविड-19 में बहुत सारी परेशानियां पेरेंट्स भी झेल रहे थे। लेकिन हमको ये जो आप बता रहे हैं ना कि पेरेंट्स में क्या बोलते हैं, फीस नहीं दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं, ये पता है ना वाइस वर्सा है। अगर पेरेंट हमें फीस नहीं देंगे, और हमने क्या किया, सरकार से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमारी फीस आप दिलवाइए, ताकि कम से कम कुछ नहीं ट्यूशन फीस दिला दीजिए, जो कि ट्यूशन फीस सबसे नॉमिनल फीस होती है स्कूल की, वो भी देने को तैयार नहीं है। अब आप एक बात बताइए, क्या टीचर के घर में बच्चे नहीं है? क्या उनका घर नहीं है? उनका भी घर है। जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा है, मेरी नौकरी चली गई, अगर हम आज टीचर को नहीं दें कुछ, तो आपको बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? हम तो पेरेंट्स को ध्यान रखते, खाली पेरेंट्स से हमारी इतने रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप दे दें। हम पूरा नहीं मांगते, कम से कम ट्यूशन फीस, सरकार भी बोलती है कि कम से कम ट्यूशन फीस दें, ताकि जो ये बच्चों की पढ़ाई और ये है जो सुचारू रूप से चल रही, इसमें कोई कटौती ना करें। आप बताइए कि अगर स्कूल में टीचर्स को पैसा नहीं मिले, क्या उनके घर के बच्चे कहाँ से खाएंगे? वो कहाँ से नेट खरीदेगी, कहाँ से इधर उधर करेगी? उनको भी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको भी पानी चाहिए, वो भी बिजली का बिल जमा करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप भी पेरेंट्स, पता है जिसकी नौकरी नहीं है, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, वो आके अगर एप्लीकेशन देते हैं तो हम उनको बोल देते ठीक है, हम आपका फीस वेव अप कर देते हैं, रियल में जो है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं ना जो नौकरी कर भी रहे हैं और उन दूसरे लोगों के साथ मिलके वो भी नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी मैंने वो है, प्रॉब्लम है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम पेरेंट्स को जोर जबरदस्ती बोले फीस जमा करें, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है अभिभावकों से कि प्लीज़ आप जितना भी कर सकते हैं, अगर एक साथ नहीं करें तो महीने महीने दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए, ताकि हमारा ये कंटिन्यूएशन में चलते हैं। आज तक हमारे ये जो हम एक्चुअली, मैं सहोदया का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, हमारा
सहोदया कॉम्प्लेक्स भोपाल है, हमारे उसमें 114 स्कूल हैं। जी। हम लोग बैठ के विचार करते हैं, उसमें मिशनरी नॉन मिशनरी सारे स्कूल हैं। हम्म। कोई भी स्कूल वाला दबाव नहीं डालता। और मैंने डीओ को, ज्वाइंट डायरेक्टर को एंड कमिश्नर मैडम को बोल के रखा कि हमारे जो स्कूल हैं सहोदया वाले वो नहीं डालेंगे। क्यों हमको पता है कि उनको प्रॉब्लम है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं वो तो दें, ठीक। इतना तो ईमानदार बन जाएं। चलिए, ये अच्छी बात है कि कम से कम आपने अपनी संस्था की तरफ से इस बात का प्रॉमिस किया कि आप फीस के लिए दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन सुब्रता दास बैठी हैं और जी कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें सुब्रता मैडम को भी शायद आई हों, नहीं तो उनकी टीम को ज़रूर आई हों। सुब्रता जी, हाँ जी, टीचर भी समाज का हिस्सा हैं। बिल्कुल। अगर इस कोरोना काल में कुछ लोगों की नौकरियां गई हैं तो उनमें टीचर्स भी शामिल हैं। जी ऐसे में फीस कितनी ज़रूरी है, और दूसरी बात क्या कुछ दिक्कतें अगर आपकी टीम में से किसी के सामने इस तरह आई हों, मैं चाहूँगा आप एक बार ज़रूर रोशनी डालें। वक्त मेरे पास 1 मिनट बचता है। जी, देखिए टीचर्स को तो दिक्कतें आई हैं क्योंकि जैसे पेरेंट्स पूरा फीस नहीं दे पा रहे हैं, वैसे टीचर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि टीचर्स को भी सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। तो ऑब्वियस है कि टीचर्स भी इस चीज़ को बहुत दिक्कत है उनके लिए। जी। और फिर भी वो अपनी कमी नहीं रखते हैं, अपने पढ़ाई में अपने पूरे डेडिकेशन से टीचर्स अपना काम करते हैं। तो ये बात पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, हर किसी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि टीचर्स इन दिक्कतों के बावजूद अपने काम को डेडिकेटेडली पूरा फुलफिल करती हैं, बच्चों को जो लेसन्स डिलीवर करने हैं वो कर रही हैं। तो ये सबको चीज़ें समझनी चाहिए। और अब लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए, पाठक साहब और सुब्रता दास जी, कि स्कूल अब इसी तरह चलेंगे। बिल्कुल। सीबीएसई बोर्ड ने इस तरफ इशारा कर दिया है बिल्कुल कि 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे, 99% आप ये मान के चलिए कि वो स्कूल के भीतर नहीं होंगे। और इसीलिए रिजल्ट और पढ़ाई का पैटर्न बोर्ड ने तैयार कर दिया है। बिल्कुल। ऐसे में जो लोग अब तक इस मुगालते में थे या इस उम्मीद में थे कि शायद कुछ स्कूल खुलें और कुछ सेटलमेंट की बात बने, उन्हें अब इससे ऊपर आकर इस समस्या का हल निकालना होगा। जी। अगर हम अपनी तरफ से जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, मिसाल के तौर पर वो फीस की हैं, तो उधर स्कूल से भी हम कुछ अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। पी.के. पाठक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुब्रता दास मैडम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, तमाम बातें हमसे शेयर करने के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड ने अब ये तय कर दिया है कि इम्तिहान ज़रूरी है, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन होगा, लेकिन अब आप एग्ज़ाम की तैयारियों में जुट जाइए। फ़िलहाल इस ख़ास प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।